हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं तोमर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, भारत के मैदानों के बारे में हमने पढ़ लिया था। भारत के उसका विभाजन भी कर लिया था मैदानों का, खादर बांगर वगैरह है ना, बाबर क्षेत्र हो गया, ये सब हमने देख लिया था। बाबर, तराई, बांगर, खादर, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी, है ना। अब जो नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है इंडियन ज्योग्राफी का, जो हम क्लास में तो कर चुके हैं, वो हमारा टॉपिक आता है भारत के मरुस्थलों के बारे में। भारत के मरुस्थलों के बारे में आता है भाई, भारत के मरुस्थलों के बारे में पढ़ना है। इंडियन डेजर्ट इसको कहा जाएगा सर, है ना। इंडियन डेजर्टों के बारे में पढ़ना है। देखिए, भारत के मरुस्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा हम क्या करते हैं, इससे पहले मरुस्थल के बारे में समझ लें कि मरुस्थल होता क्या है सर, डेजर्ट जो है होते क्या हैं। मरुस्थल हम उसको कहते हैं जहाँ पर इंसान नहीं रह पाता है। देखिए, सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूँ, मरुस्थल हम उसको कहते हैं जहाँ पर स्थान की गतिविधियाँ बहुत कम रहती, जहाँ पर इंसान नहीं रह पाता है। और ऐसा नहीं है कि मरुस्थलों में कोई जीव नहीं रहते, यहाँ पर पौधे भी पाए जाते हैं, जीव भी पाए जाते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का मरुस्थल हो। मरुस्थल ऐसा भी नहीं है कि एक हम शब्द पकड़ लेते हैं रेगिस्तान, रेगिस्तान एक शब्द पकड़ लेते हैं, तो ये नहीं है कि रेगिस्तान का मतलब मरुस्थल है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मरुस्थल वो हर जगह है जहाँ पर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता है ना। वो मरुस्थल गर्म अगर देखा जाए तो गर्मी के हिसाब से भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, ठंडा शीत भी हो सकता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो मरुस्थल हम सीधी सीधी तौर पर किसको कह लेते हैं, जहाँ पर इंसान सरवाइव नहीं कर पाता है। अगर मैं सारा मरुस्थल की बात करता हूँ, सारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर किसी प्रकार के कोई वनस्पतियाँ नहीं हैं, कोई जीव नहीं है। वहाँ पर भी जीव पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, लेकिन हमने मरुस्थल उसको नाम क्यों दिया है, इंसान वहाँ पर बहुत, इंसानी आबादी बहुत कम है। तो इस तरीके से जहाँ पर इंसानी आबादी कम हो या ना हो उसको मरुस्थल कहते हैं। शीत मरुस्थल का मतलब क्या है, जैसे आप खुद सोचो, कोई हमारे पास ग्लेशियर है, ग्लेशियर है कोई, अब ग्लेशियर है, पहाड़ पर बर्फ है पूरा, तो वो भी तो एक मरुस्थल ही है, वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं ना हम, तो उसको हम शीत मरुस्थल कह देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं गोबी का मरुस्थल, है ना, गोबी डेजर्ट, वो क्या है, एक शीत मरुस्थल है। शुष्क या गर्म मरुस्थल कौन सा है, सारा मरुस्थल है, वहाँ पर भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो मरुस्थल का मतलब ये है कि जहाँ पर इंसान सरवाइव नहीं कर पाता है, सीधी सीधी बात है ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ मरुस्थल के बारे में, अगर मैं और चीज़ बात करूँ, अगर मैं किसी वनस्पति की बात करता हूँ, किसी जीव जंतु की बात करता, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वनस्पति जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे। अगर मैं मरुस्थल की बात करता हूँ, सहारा को ले लेता हूँ, सहारा मरुस्थल की मैं बात करता हूँ, अफ्रीका वाले क्षेत्र में है ना, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए, मरुस्थल में अगर मैं वनस्पति की बात करता हूँ, थोड़ा मैं यहाँ से टॉपिक को हटा रहा हूँ, साइंस में जा रहा हूँ। वनस्पति की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता है पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्रिया करते हैं जिसको बोला जाता है वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया। वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया करते हैं भाई। वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, ये क्या करते हैं, जब हम किसी पेड़ पौधे को पानी देते हैं या पेड़ पौधा पानी लेता है, नेचर से ले रहा है, बारिश हो रही है, तो जड़ों के द्वारा सोखता है, तो जड़ों के अंदर एक क्या पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है, एक टिश्यू पाया जाता है, जाइलम उत्तक। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम हमेशा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करता है। ये मान के चलो कोई पौधा है हमारे पास, इसकी जड़ों में क्या पाया जाएगा, जाइलम उत्तक पाया जाएगा। तो जाइलम हमेशा गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट काम करता है। पानी से जो नमी मिली, मिट्टी के अंदर से जो नमी ली, उसको क्या करेगा, जितनी ज़रूरत इस पौधे को है उतनी ज़रूरत के हिसाब से पौधा क्या करता है, उसमें से ले लेता है, मिनरल्स को ले लेता है, और जो एक्स्ट्रा बच रहा है उस एक्स्ट्रा को क्या करता है, पौधा अपने पत्तियों द्वारा, जो पत्तियां हैं पौधों की, पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, ये कोई पत्ती है प्यारी सी, है ना, इसमें क्या पाए जाते हैं,
पर्ण रंध्र पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्ण छिद्र कहते हैं भाई। इन छिद्रों के द्वारा क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाती है, पानी वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। इन्हीं छिद्रों से ही क्या करता है, पौधा सांस भी लेता है। इसी कारण पत्तियों को पौधों का फेफड़ा भी कहा जाता है। स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, है ना, पर्णरंध्र को। तो आप खुद सोचिए, जो मरुस्थल में पौधे होंगे, अगर उनकी पत्तियों की अगर मैं बात करता हूँ, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की, तो अगर मैं उनके पत्तों को देखूं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो छिद्र हैं, पर्णरंध्र है, ये क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, वाष्प के थ्रू पानी को निकाल देते हैं, जितना एक्स्ट्रा पानी बचता है। इसी कारण ठंड के दिनों में पौधों को गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। गर्मी की ज़्यादा, उनको क्या चाहिए, गर्मी चाहिए पौधों को, ताकि पौधे के अंदर जो गर्मी है, जो ऊष्मा पौधे को मिल रही है सूर्य के प्रकाश से या किसी भी चीज़ से, वो वाष्प उत्सर्जन के कारण बाहर निकल जाती है, ताकि पौधा अपने अंदर वाष्प को बचा कर रखे, हीट को बचा कर रखें, गर्मी को बचा कर रखें। इसी कारण क्या करता है पौधा, ठंड के दिनों में पत्तियां गिरा देते हैं अधिकतर पेड़ पौधे। इसे कोई पतझड़ का मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पतझड़ का मौसम कहा जाता है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो भाई? ये सेम सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगी मरुस्थलों में। मरुस्थल के जितने भी पौधे होंगे बेटा, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को उन्होंने इस तरीके से ढाला है कि वो अपने आप में उन्होंने पत्तियां बनने ही नहीं दी है। क्योंकि अगर वो पत्तियां बनने दें तो ऐसे ही इनको वहाँ पर कम पानी मिलता है। मरुस्थलों में, रेगिस्तान में, सारा मरुस्थल की बात चल रही है, पानी उनको बहुत कम मिलता है। अब जितना थोड़ा बहुत मिलता है, अगर उसको भी वो अगर पत्तियाँ उनमें हो, तो पत्तियों से क्या हो जाएगा, पत्तियों के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के कारण पानी निकल जाएगा, यानी कि उनके पास पानी की कमी हो जाएगी। इसी कारण मरुस्थलों के पौधे कांटेदार होते हैं भाई। वो अपने पत्तियों को कांटों में तब्दील कर देते हैं, कांटों में परिवर्तित कर देते हैं। मरुस्थल के जो पौधे हैं क्या करते हैं, कांटों में अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ मरुस्थलों में आपको मिल जाएगी, है ना, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो, जो थोड़ी बहुत नमी उनको मिली है वो उनके अंदर सेव रहे, है ना। चलिए, ये तो था सारा, मैंने बता दिया कि मरुस्थलों में भी जीवन होता है, वहाँ पर रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। खैर, जहाँ पर इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता उसको मरुस्थल बोल देते हैं। तो बात हो रही है भारतीय मरुस्थल की भाई, भारतीय इंडियन डेजर्ट की बात हो रही है। ये भारत का नक्शा है भाई, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। उत्तर भारत का ये नक्शा है ना। ये इधर पंजाब वाला क्षेत्र है, राजस्थान वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र, ठीक है। ये ऊपर का देख लो, थोड़ा समझते हैं। ये गुजरात वाला क्षेत्र हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है भारत में महत्वपूर्ण तो एक ही हमारे पास मरुस्थल है, रेगिस्तान जो है ना, उसको हम क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं, थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल कहते हैं, है ना। ये मरुस्थल, इसका अधिकतर विस्तार आपका कहाँ देखने को मिलेगा, अधिकतर विस्तार इसका है आपका राजस्थान में, है ना। तो राजस्थान में इसका अधिकतर विस्तार है, इस क्षेत्र में है। ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा भारत में, ठीक है, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। उसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा, इन 4 राज्यों के क्षेत्रों में थार का मरुस्थल का विस्तार भारत में देखने को मिलता है भाई, है ना। और जो थार के मरुस्थल का सबसे पश्चिमी भाग है, वहीं पर क्या है, वहीं पर ये मरुस्थल सर्वाधिक गर्म है, शुष्क है। और इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी पड़ता है, पाकिस्तान के में भी इसका भाग है थार के मरुस्थल का। और जो भाग थार के मरुस्थल का बेटा पाकिस्तान में है, उसको पाकिस्तान में चौलिस्तान कहा जाता है। चौलिस्तान कहा जाता है पाकिस्तान में, थार के मरुस्थल के पश्चिमी भाग को। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में हमको हर प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, हर प्रकार की यहाँ पर ऋतुएं देखने को मिलती है, हर प्रकार का यहाँ पर मौसम हमको देखने को मिल रहा है। कारण क्या है कि ये जो राजस्थान वाला, जो ये आपका
उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है भारत का, यहाँ पर मरुस्थल क्यों है भाई, कारण क्या है? तो इसका मैं आपको कारण बताता हूँ, समझना इसको अच्छे से। देखिए राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है भाई, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है अरावली पर्वतमाला। भारत को सर्वाधिक मानसूनी हवाएं प्रभावित करती है, अरब के सागर से आने वाली, पश्चिमी घाट से आने वाली और बंगाल के खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं क्या करती है, भारत को सर्वाधिक प्रभावित करती है, भारत के मौसम का निर्धारण करती है ना। तो जब पश्चिमी भाग से, पश्चिमी तट से मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती है तो ये केरल वाले क्षेत्र से लेकर गुजरात तक के क्षेत्र में अच्छी खासी शानदार बारिश करा देती है भाई। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पश्चिमी घाट जो भारत का है, यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती है जिसको सहाद्री पहाड़ी कहा जाता है। पूरे पश्चिमी भाग में अच्छी खासी बहुत बढ़िया बारिश हो जाती है, शानदार। जैसे ही इस क्षेत्र में प्रवेश करते राजस्थान वाले क्षेत्र में, ये जो मानसून है बेटा, ये अरावली पर्वत से टकरा नहीं पाता है, क्योंकि अरावली ना कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से ऐसे हैं। मानसून आया, अरावली से टकरा नहीं पाएगा, क्या होगा, पैरेलल है तो पैरेलल में ऐसे निकल जाएगा, किनारे से इस तरीके से निकल जाता है। तो थोड़ा बहुत अरावली के जस्ट पीछे हल्की सी बारिश करा देता है, 15 सेंटीमीटर मात्र, लगभग, कम है ना, इतनी बारिश होती है बस। कारण अरावली पर्वत का इस तरीके से होना। अब अरावली पर्वत से मानसून टकरा नहीं रहा है, जब टकरा नहीं रहा है तो बारिश नहीं होगी भाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि जब मानसून पहाड़ों से टकराता है तभी बारिश होती है, अरावली से टकरा नहीं पा रहा है। तो ये कारण है कि अरावली के पश्चिम वाला भाग मरुस्थल बन चुका है, जिसको थार का मरुस्थल कहा जाता है, अरावली के इस डायरेक्शन के कारण, इस तरीके से होने के कारण, है ना। क्योंकि अगर सीधा आता और टकराता इससे तो बारिश होती यहाँ पर, लेकिन क्या है, मानसून आ रहा है इस तरीके से निकल रहा है किनारों से, और ऊपर आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पहाड़ों से टकरा कर वहाँ पर अच्छी खासी बारिश करा देता है। तो ये कारण है भारत में थार का मरुस्थल बनने का। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये था। चलिए थोड़ा इसको समझते हैं, विस्तार मैंने बता दिया है। टोटल अगर मैं एरिया की बात करता हूँ इस मरुस्थल की, तो ये लगभग बेटा आपके 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है भाई। 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास थार के मरुस्थल का टोटल क्षेत्रफल है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पॉइंट बन सकता है। अरावली के बारे में मैंने बता दिया, अरावली के बारे में डिटेल से भी पढ़ना है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो ये भारत का मरुस्थल था, थार का मरुस्थल। जीवन यहाँ पर थोड़ा सहज नहीं है, है ना, पानी की कमी है। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया है, वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि सतलज नदी से एक नहर निकाली गई है जिसको इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर, सतलज और ब्यास नदी के मुहाने से निकाली गई, जहाँ पर ये दोनों मिलती है। इस इंदिरा गांधी नहर के कारण इस क्षेत्र में अच्छी खासी क्या हो जाती है, पानी की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, इसी कारण इंदिरा गांधी नहर को भारतीय मरुस्थल की मरुगंगा कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, मरुगंगा। भारतीय मरुस्थल की मरुगंगा किसको कहा जाएगा, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, है ना। अब देखिए वास्तव में क्या हुआ है, वर्तमान में थार का मरुस्थल एक ऐसा मरुस्थल बना है कि विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा बन गया है, थार का मरुस्थल। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल, सर्वाधिक आबादी किस मरुस्थल में पाई जाएगी, थार के मरुस्थल में। कारण इंदिरा गांधी नहर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई, इंदिरा गांधी नहर के कारण इस क्षेत्र में अच्छी खासी हमको आबादी देखने को मिल रही है। और क्या हो रहा है, ये जो इंदिरा गांधी नहर है पानी की कमी को भी पूरा कर रही है। ठीक है, बाकी आपको मैं बता दूं पूरा शुष्क ये मरुस्थल है। और ध्यान रखना इस चीज़ का, इस क्षेत्र में राजस्थान वाले क्षेत्र में आपको पता है सांबर झील, खारे पानी की झील है, सांबर, डोंडवाना वगैरह, है ना, खारे पानी की झीलें हैं, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं जब खारे पानी की झील इस क्षेत्र में है तो आपको पता होना चाहिए कि इस जो मरुस्थल का जो पीएच मान है वो कैसा होगा बेटा, क्षारीय होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का मरुस्थल होगा ये। क्योंकि नमक का तो पता है ना आपको, क्षारीय होता है नमक, है ना, तो क्षारीय प्रवृत्ति का मरुस्थल है भाई। तो ये महत्वपूर्ण था, सांबर झील, डोंडवाना झील, राजस्थान, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण बनता है थार के मरुस्थल का सबसे दक्षिणी पार्ट। दक्षिणी पार्ट ये है,
इसका सबसे दक्षिणी पार्ट कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा सर? गुजरात में। ध्यान रखना, गुजरात में इसका दक्षिणी पार्ट पड़ता है। गुजरात में जगह है कच्छ। कच्छ का रण इसको कहा जाता है, कच्छ का रण कहा जाता है। कच्छ का रण भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भी आबादी नहीं है, क्योंकि ये इसी थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग है। आबादी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, आबादी देखने को नहीं मिलेगी। ये क्षेत्र कैसा है? बहुत ज़्यादा दलदली क्षेत्र है। जो गुजरात आप देखते हो नक्शे में, इस तरीके से गुजरात का कुछ आपको एरिया देखने को मिलेगा। तो ये पूरा कच्छ का रण वाला क्षेत्र इधर ही है ना, बहुत दलदली क्षेत्र यहाँ वाला, किनारे किनारे वाला है। तो महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये भारत का एक ऐसा दलदली क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है नदियाँ, विलीन हो जाती है। विलुप्त या विलीन, विलीन कह सकते हैं। क्यों हो जाती है? कोई नदी आई, इस दलदल में प्रवेश करेगी, नदी गायब, विलीन हो जाएगी उस दलदल में। प्रसिद्ध नदी है लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी नदी भारत की सबसे बड़ी अंत प्रवाह वाली नदी है। अंत प्रवाह का मतलब समझते हो? अंत प्रवाह वाली नदी है जो अंदर अंदर बहती है, क्योंकि ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है गुजरात में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। लूनी नदी कहाँ पर विलुप्त होती है? कच्छ का रण, गुजरात। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत से। कहाँ से होता है सर? अरावली पर्वत से होगा भाई, है ना। लूनी नदी भारत की सबसे बड़ी नदी जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, अंत प्रवाह वाली नदी। ठीक है। लूनी नदी की 4 बहुत ही सहायक और प्रसिद्ध नदियां हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है बूंदी। बूंदी, सुकरी, बूंदी, सुकरी, सुरसुती, सुरसुती और जवाई। बूंदी, सुकरी, सुरसुती और जवाई। ये प्रश्न बेटा उसमें बना हुआ है ग्रुप सी में एक बार। बूंदी नदी किसकी सहायक नदी है? ध्यान रखना, किसकी है? लूनी नदी की। लूनी नदी क्या है? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, भारत की सबसे बड़ी अंत प्रवाह वाली नदी है भाई। ठीक है, ये अंत स्थलीय प्रवाह वाली नदी। बूंदी, सुकरी, सुरसुती और जवाई नदी। बूंदी, सुकरी, सुरसुती और जवाई नदी क्या है? लूनी नदी की प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी महत्वपूर्ण क्या बनेगा? इन नदियों के कारण इस क्षेत्र में, क्योंकि अरब सागर से सटा हुआ है भाई। अगर मैं बात करता हूँ गुजरात के नीचे तो जस्ट खंबात की खाड़ी है, अरब सागर है भाई। अरब सागर का पानी अगर यहाँ पर आता है इन क्षेत्रों में तो खारा पानी आ रहा है। खारा पानी आ रहा है तो इन क्षेत्रों में छोटी छोटी खारे पानी की झीलें हैं इन नदियों के कारण बनी हुई। तो इस क्षेत्र में भारत में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है भाई। क्या होता है? नमक का उत्पादन। नमक का उत्पादन क्या होता है? कच्छ वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है नमक का। पानी आया, खारा पानी, लहरें आई इस क्षेत्र में, वापस आ गया समुद्र में, नमक को छोड़ दिया। तो इस क्षेत्र में कहीं कहीं ज़मीन, पूरी ज़मीन पर सफ़ेद नमक पाया। नमक तो सफ़ेद ही होता है, तो नमक बिखरा हुआ है तो सफ़ेद दिखाई देती है। इसी कारण कहने का मतलब मेरा क्या है कि कच्छ का रण भी एक तरीके का मरुस्थल है भाई, क्योंकि यहाँ पर नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इस कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है भाई। सफ़ेद मरुस्थल भी इसको कह सकते हैं। नमक बहुत ज़्यादा, नमक की सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब क्या है? भारत में शुष्क मरुस्थल का उदाहरण क्या है? थार का मरुस्थल। भारत में दलदली मरुस्थल का उदाहरण क्या है? थार के मरुस्थल का ही दक्षिणी भाग, गुजरात का कच्छ का रण। भारत में शीत मरुस्थल का उदाहरण पूछ लेता है तो भारत में शीत मरुस्थल क्या होगा? हम कह सकते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर हैं, और ग्लेशियर में भी सबसे प्रमुख सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन, सियाचिन लद्दाख, यानी कि लद्दाख वाले क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में क्या है? शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है भाई। वहाँ पर जो ये ग्लेशियर है, यहाँ पर जीवन सर्वाइव करना थोड़ा कठिन है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? शीत मरुस्थल भी भारत में है। सियाचिन प्रमुख जो ग्लेशियर है भारत के, बालतोरा, बियाफो, सियाचिन, बालतोरा, बियाफो, ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी में आते हैं भाई ग्लेशियर। ये लद्दाख वाले क्षेत्र में है। वर्तमान में लद्दाख क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? शुष्क मरुस्थल थार का मरुस्थल, दलदली मरुस्थल कच्छ का रण, श्वेत मरुस्थल कच्छ का रण,
आपका शीत मरुस्थल भारत में उदाहरण के लिए ग्लेशियर हो जाएंगे भाई, लद्दाख वाले क्षेत्र में सियाचिन वगैरह, है ना। बाकी महत्वपूर्ण क्या है, लूनी नदी कहाँ विलुप्त होती है, कच्छ के रण गुजरात में। निकलती कहाँ से, अरावली पर्वत से। सुरसुती, बूंदी, सुकरी और एक कौन सी, जवाई, ये क्या है, लूनी नदी की प्रसिद्ध सहायक नदियाँ हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी अंत प्रवाह वाली नदी कौन सी है, कौन सी हो जाएगी, लूनी नदी। ध्यान रखिए, भारत का मरुस्थल के बारे में था। दूसरा जो पार्ट आएगा वो आएगा भारत के तटीय मैदानों के बारे में, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए बेटा, आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, तोमर एकेडमी नाम से हमारा चैनल है बेटा। वीडियो पसंद आती है, क्लास पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। और प्रतिक्रिया दें, कमेंट में बताएं कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है और क्लास कैसी रही। चलिए बेटा, है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।